अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के चौथे हिस्से के पहले बाब को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। मैंने अलीशिया की डायरी बंद की और अपने डेस्क पर रख दी। मैं वहीं साकन बैठा खिड़की के बाहर बारिश का शोर सुनता रहा। मैंने जो कुछ पढ़ा उसे समझने की कोशिश की। वाज़ह तौर पर अलीशिया ब्रैनसन का मामला मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा था। वो मेरे लिए एक बंद किताब की तरह थी। अब वो किताब खुली थी और उसके मुंदरजात ने मुझे हैरत में डाल दिया था। मेरे पास बहुत सारे सवालात थे। अलीशिया को शुबा था कि उसकी चौकसी की जा रही है। क्या उसने कभी उस आदमी की शिनाख्त दरियाफ्त की? क्या उसने किसी को बताया? मुझे मालूम करना है। जहां तक मैं जानता था उसने सिर्फ 3 लोगों पर एतबार किया, गैब्रियल, बारबी और वो पुरस्कार डॉक्टर विंसेंट। क्या वो वहीं रुक गई या उसने किसी और को भी बताया? एक और सवाल, डायरी अचानक क्यों खत्म हो गई? क्या और भी बातें थी जो कहीं और लिखी गई थी, या शायद एक और डायरी जो उसने मुझे नहीं दी? मैं हैरान हूं कि उसने मुझे अपनी डायरी क्यों दी। इसका क्या मकसद हो सकता है? वो यकीनी तौर पर कुछ बातचीत कर रही थी और ये तकरीबन चौंका देने वाली बेतकल्लुफी थी। क्या ये नेक नीयति का इशारा था जो जाहिर करता है कि वो मुझ पर कितना भरोसा करती है, या उससे भी ज्यादा कोई भयानक चीज? कुछ और ही था। मुझे जांचने की जरूरत थी। डॉक्टर विंसेंट, वो डॉक्टर जिसने अलीशिया का इलाज किया, वो एक अहम किरदार और गवाह था जो कत्ल के वक्त उसके ज़हनी हालत के बारे में अहम मालूमात फराहम कर सकता है। डॉक्टर विंसेंट ने अलीशिया के मुकदमे में गवाही भी नहीं दी थी, मगर क्यों? इसका अभी तक कोई जिक्र ही नहीं हुआ। जब तक मैंने उसका नाम उस डायरी में नहीं देखा, ऐसा लगता था जैसे वो मौजूद ही नहीं था। वो कितना जानता था? वो सामने क्यों नहीं आया? डॉक्टर विंसेंट, ये वही आदमी नहीं हो सकता। यकीनन ये एक इत्तफाक ही था। मुझे मालूम करना होगा। मैंने डायरी को अपनी डेस्क के दराज में रखा और उसे लॉक कर दिया। फिर तकरीबन जल्द ही मैंने अपना ख्याल बदल दिया। मैंने दराज का ताला खोला और डायरी निकाली। बेहतर है मैं इसे अपने पास ही रखूं। इसका अपनी नजरों से ओझल ना होना ही इसे महफूज रख सकता है। मैंने उसे अपनी कोट की जेब में डाला और अपना बाजू ऊपर रख दिया। मैं अपने दफ्तर से निकल गया। मैं नीचे चला गया और राहदारी के साथ साथ चलता रहा, यहाँ तक कि आखिरकार एक दरवाजे तक जा पहुंचा। मैं एक लम्हे के लिए वहां खड़ा उसे देखता रहा। दरवाजे पर एक बारीक सा नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर सी वेस्ट। मैंने दस्तक देने की जहमत नहीं की। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। दूसरा बाब। क्रिश्चियन अपनी डेस्क के पीछे बैठा चॉपस्टिक के साथ सुशी खा रहा था। उसने सर उठाकर देखा। क्या तुम नहीं जानते कि दस्तक किस तरह करते हैं? मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। अभी नहीं, मैं दोपहर के खाने में मसरूफ हूँ। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस एक छोटा सा सवाल था। क्या तुमने कभी अलीशिया ब्रैनसन का इलाज किया है? क्रिश्चियन ने मुंह में भरे चावल निगल लिए और मुझ पर एक खाली नजर डाली। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानते हो कि मैं इसका इलाज करता हूँ। मैं उसकी देखभाल वाली टीम का इंचार्ज हूँ। मेरा मतलब यहाँ नहीं है। मेरा मतलब है कि इस ग्रोह में दाखिल होने से पहले मैंने क्रिश्चियन को करीब से देखा। जो मैं जानना चाहता था उसके तासर ने वो बता दिया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने कांटा नीचे कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? मैंने जेब से अलीशिया की डायरी निकाली और उसे थाम लिया। तुमको इसमें दिलचस्पी हो सकती है। ये अलीशिया की डायरी है। ये कत्ल तक के दिनों में लिखी गई थी। मैंने इसे पढ़ लिया है। क्रिश्चियन हैरान और थोड़ा सा घबरा गया। ये तुम्हें कहाँ से मिली? अलीशिया ने मुझे दी है। मैंने इसे पढ़ लिया है। इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? उसने डायरी में तुम्हारा जिक्र किया है। मेरा? बज़ाहिर तुम का गिरोह में दाखिल होने से पहले निजी तौर पर इलाज कर रहे थे। मुझे इसका इल्म नहीं था। मैं समझा नहीं। शायद कोई गलत फहमी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने उसे कई सालों तक एक निजी मरीज के तौर पर देखा है, और फिर भी तुम अपने सबूत की अहमियत के बावजूद भी मुकदमे में गवाही देने के लिए कभी नहीं आए।
ना ही तुमने ये तस्लीम किया कि यहाँ आने से पहले तुम अलीशिया को जानते थे। गालबन इसने तुमको फौरन पहचान लिया। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो खामोश है। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने ये बात बड़ी सख्ती से कही। मैं अब समझ गया था कि क्रिश्चियन अलीशिया के खिलाफ मेरी मुखालफत क्यों कर रहा है। अलीशिया को खामोश रखना ही उसका मफाद था। तुम किसी कुतिया के खुदगर्ज बेटे हो क्रिश्चियन, तुम जानते हो। क्रिश्चियन ने बढ़ती हुई मायूसी के साथ मेरी तरफ देखा। भाड़ में जाओ, वो बड़ी सांस लेते हुए बोला। भाड़ में जाओ थियो। सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा नजर आता है। वाकई? डायरी में और क्या लिखा है? लिखने को और क्या रह गया है? क्रिश्चियन ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने हाथ बढ़ाया। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? माफ करना, मैंने सर हिलाया। मैं ये मुनासिब नहीं समझता। क्रिश्चियन बोलते हुए अपने कांटों से खेल रहा था। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं था। तुमको मुझ पर यकीन करना होगा। मैं डर रहा हूँ कि शायद मैं तुम पर यकीन नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम बेगुनाह थे तो कत्ल के बाद सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं वाकई में अलीशिया का डॉक्टर नहीं था। मेरा मतलब है, मैं उसका मुकर्रर डॉक्टर नहीं था। मैंने ये सिर्फ गैब्रियल के कहने पर किया। हम दोस्त थे, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे। मैं उसकी शादी में भी गया था। मैंने उसे बरसों से नहीं देखा था, जब तक कि उसने अपनी बीवी के लिए माहिर नफ्सियात की तलाश में मुझे फोन नहीं किया। वो अपने बाप की मौत के बाद बीमार हो गई थी। और क्या तुमने अपनी खिदमत रजाकाराना तौर पर पेश की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात बिल्कुल इसके बरक्स थी। मैं उसे एक साथी डॉक्टर के पास भेजना चाहता था, लेकिन उसने इसरार किया कि मैं उसे देखूं। गैब्रियल ने कहा कि एलिशिया पूरे ख्याल के खिलाफ इंतहाई मुज़ाहमतकार थी, और हकीकत यह है कि मैं गैब्रियल का दोस्त था। और इस बात का इम्कान ज्यादा हो गया कि वो ज्यादा तौमन करेगा। मैं राजी नहीं था। जाहिर है, मुझे नहीं लगता। क्रिश्चियन ने मुझे जख्मी नजर से देखा। तंज करने की जरूरत नहीं है। तुमने इसका इलाज कहाँ किया? वो हिचकिचाया। अपनी गर्लफ्रेंड के घर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने जल्दी से कहा, जैसा कि मैं उसका मुकर्रर डॉक्टर नहीं था। मैंने उसे शाजो नाजर ही देखा, कभी कभी बस। और इन नायाब मौका पर क्या आपने फीस ली? क्रिश्चियन ने पलकें झपकी और मेरी नजरों से गुरेज किया। हाँ। गैब्रियल ने फीस की अदायगी पर बहुत इसरार किया, लिहाजा मेरे पास कोई चारा नहीं था। कैश में ली होगी, मेरा ख्याल है। थियो, क्या फीस नकद थी? हाँ। लेकिन, और क्या तुमने उनको जाहिर किया है? क्रिश्चियन ने अपना होंठ काटा और जवाब नहीं दिया। तो इसका जवाब नफी में था। इसलिए वो अलीशिया के मुकदमे में सामने नहीं आया था। मैं हैरान था कि वो कितने दूसरे मरीजों को गैर मुकर्रर तौर पर देखता रहा और उनसे होने वाली आमदनी का शुमार नहीं कर रहा था। देखो, अगर ड्यूमेडिस को पता चल जाता है तो मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ, तुम जानते हो ना। उसकी आवाज में हमदर्दी की इल्तिजा थी। लेकिन मुझे क्रिश्चियन से कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ हकारत महसूस हुई। प्रोफेसर को कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मेडिकल काउंसिल का क्या होगा? तुम अपना लाइसेंस खो बैठोगे। अगर तुम बोलते तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तक तो सब ठीक है ना? मेरा मतलब है, ये मेरा करियर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लीज, तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। थियो, प्लीज। क्रिश्चियन को यकीनन मेरे सामने इस तरह रेंगने से नफरत होगी, लेकिन उसकी तड़प देकर मुझे कोई इत्मीनान नहीं हुआ, सिर्फ जलन हुई। मेरा इस बारे में ड्यूमडिस से बात करने का कोई इरादा नहीं था, अभी तो नहीं। अगर मैं उसे लटकाए रखूं तो मेरे बहुत काम आ सकता है। ठीक है, मैंने कहा। फिलहाल किसी और को जानने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। सच में, मेरा मतलब है, मैं तुम्हारा मकरूज हूँ। ठीक है, और तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम बात करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अलिशिया के बारे में बताओ। तुम क्या जानते हो? सब कुछ। तीसरा बाब। क्रिश्चियन अपने चॉपस्टिक से खेलते हुए मुझे घूर रहा था। बोलने से पहले उसने चंद सेकंड के लिए सोचा। बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है।
मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सुनना चाहते हैं या मैं कहाँ से बात शुरू करूं। शुरू से बताओ। तुम इसे कई सालों से देख रहे थे, है ना? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, लेकिन मैंने तुमको बताया कि इतनी बार नहीं जितना तुम समझते हो। मैंने उसे उसके बाप के मरने के बाद 2-3 बार देखा था बस। आखिरी मर्तबा कब देखा? कत्ल से तकरीबन 1 हफ्ता पहले। और तुम इसकी ज़हनी हालत को कैसे बयान करोगे? ओह! क्रिश्चियन कुर्सी पर झुक गया। अब वो आरामदेह महसूस कर रहा था कि वो महफूज जमीन पर था। वो इंतहाई बेवकूफ, करीबी और नफसियाती थी, लेकिन वो पहले भी ऐसी ही थी। वो मिजाज की तब्दीली का एक दरीना नमूना रखती थी। वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती थी। तशखीस को छोड़ दो, बस मुझे हकायक बताओ। क्रिश्चियन ने मुझे किसी जख्मी की तरह देखा और बहस न करने का फैसला किया। तुम क्या जानना चाहते हो? क्या अलीशा ने तुमको राज की बात बताई कि उसकी जासूसी की जा रही है? ठीक है। क्रिश्चियन ने मुझे एक खाली नजर दी। जासूसी? कोई इसकी जासूसी कर रहा था? क्या उसने तुमको इस बारे में बताया? क्रिश्चियन ने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर मेरी हैरत पर हंस दिया। क्या मजाक है? तुम वाकई इस पर यकीन करते हो? पिपिंग टॉम खिड़कियों पर जासूसी कर रहा था? तुम्हें ये सच नहीं लगता? ये उसका वहम था। मुझे सोचना चाहिए था कि ये सच है। मैंने डायरी की तरफ इशारा किया। उसने इस बारे में काफी यकीन से लिखा है। मैंने तो यकीन कर लिया है। ठीक है। यकीनन वो कायल लग रही थी। मैं उस पर भी यकीन कर लेता अगर मैं उसके बारे में बेहतर न जानता। वो एक नफसियाती वाकया का शिकार थी। तो तुम कहते रहे वो डायरी में नफसियाती नहीं लगती, बस डर गई थी। इसकी एक तारीख थी। उसके साथ वही हुआ जो उसके हैम्स्टर्ड में आने से पहले हुआ था। इसलिए ही उन्हें नकल मकानी करना पड़ी। उसने सड़क के पार बुजुर्ग शख्स पर अपनी जासूसी का इल्जाम लगाया था। बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। पता चला कि वो बूढ़ा आदमी अंधा था, उसे देख भी नहीं सकता था। वो हमेशा इंतहाई गैर मुस्तहकम थी, लेकिन ये उसके बाप की खुदकुशी थी जिसने उसे ऐसा कर दिया था। वो कभी सेहतियाब नहीं हुई। क्या उसने तुम्हारे साथ अपने बाप के बारे में एक बात की? क्रिश्चियन ने कंधे उचकाए। कभी नहीं। वो हमेशा इस बात पर इसरार करती कि वो इससे बहुत प्यार करती है और इनका एक बहुत ही प्यारा रिश्ता था। जैसा कि ये हो सकता है उसकी माँ ने खुद को मार डाला। सच पूछो तो मैं खुशकिस्मत था कि अलीशा से कुछ बातें मालूम कर सका। वो तो आवन करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। तुम तो जानते हो कि वो कैसी है। बज़ाहिर वो तुम्हारे जैसी नहीं है। इससे पहले कि वो मुदाखलत करता मैंने कहा, क्या उसने अपने बाप की मौत के बाद खुदकुशी की कोशिश की थी? क्रिश्चियन ने कंधे उचकाए। अगर तुमको पसंद आए तो मैं इस बात को वैसा नहीं समझता। फिर कैसा समझते हो? यह खुदकुशी जैसा रवैया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि वो मरने का इरादा रखती थी। वो इतनी नशावर थी कि वाकई में खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसने दवाई की ज्यादा मिकदार ली जो वाजिया नजर आ रही थी। वो गैब्रियल को अपनी तकलीफों से खबरदार कर रही थी। वो कमीनी हमेशा से उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अगर मुझे उसकी राजदारी का एहतराम न करना पड़ता तो मैं उसे खबरदार करता कि इस आग से निकल जाए। कितनी बदकिस्मती है कि तुम एक इखलाकी आदमी हो। क्रिश्चियन ने चौंक कर कहा। थियो, मैं जानता हूं कि तुम बहुत हमदर्द हो। यही चीज तुमको एक अच्छा थेरेपिस्ट बनाती है, लेकिन तुम मलेशिया ब्रैनसन के लिए अपना वक्त जाया कर रहे हो। कत्ल से पहले उसके पास खुद शनासी, जहनियत या इसे तुम जो भी नाम दो, सब थी। उसने अपना आप अपने फन को सौंप दिया। वो तुम्हारी सारी हमदर्दियों और मेहरबानियों का रद्द अमल जाहिर करने के काबिल नहीं है। उसके ठीक होने के बिल्कुल भी इम्कानात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्रिश्चियन ने यह बात तंजिया अंदाज में कही, जिसमें ऐसी तबाहशुदा औरत के लिए कतई तौर पर काबिल शनाख्त हमदर्दी नहीं थी। एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि शायद क्रिश्चियन पागल था, अलीशिया नहीं। ये बहुत ज्यादा मैनी खेज था। मैं खड़ा हो गया। मैं अलीशिया से मिलने जा रहा हूँ। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अलीशिया से? क्रिश्चियन ने चौंक कर देखा। और तुम इन्हें कैसे हासिल करने का इरादा रखते हो? उससे पूछ कर।
اور मैं बाहर निकल गया। चौथा बाब। मैंने इस वक्त का इंतजार किया जब तक कि ड्यूमेडोस अपने दफ्तर में गायब नहीं हुआ। इस वक्त स्टेफनी ट्रस्ट के साथ मीटिंग में थी। फिर मैं गोल्ड फिश बाउल में चला गया और यूरी को ढूंढ लिया। मुझे अलीशिया से मिलना है। जी हाँ। यूरी ने मुझे एक अजीब सी नजर डाली, लेकिन मेरा ख्याल है कि थेरेपी तो बंद कर दी गई है। बिल्कुल, मुझे इसके साथ जाती बातचीत करनी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। यूरी मशकूक लग रहा था। ठीक है, थेरेपी रूम को कब्जे में ले लिया गया है। बाकी दोपहर तक इंदिरा वहां मरीजों को देखेगी। उसने एक लम्हे के लिए सोचा। 8 रूम फारिग है, अगर आपको वहां मिलने में कोई एतराज ना हो तो, लेकिन काम जल्दी में निपटाना पड़ेगा। उसने तफसील नहीं बताई, लेकिन मैं जानता था कि उसका क्या मतलब है। हमें जल्दी में बात खत्म करनी थी ताकि हमें कोई देख न सके। ना ही स्टेफनी को इतला दी। मैं शुक्रगुजार था कि यूरी मेरी तरफ था। वो वाज़िया तौर पर एक अच्छा आदमी था। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया था। शुक्रिया, मैं तुम्हें दाद देता हूँ। यूरी ने मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं उसे 10 मिनट में वहां ले आता हूँ। यूरी अपने कोल की तरह अच्छा था। 10 मिनट बाद अलीशिया और मैं 8 रूम में थे, एक दूसरे के बिल मुकाबल पेंट की छींटों के सामने। मैं गैर यकीनी महसूस करते हुए एक कमजोर स्टूल पर बैठ गया। अलीशिया के बैठते ही वो बिल्कुल खामोश दिखाई दी, जैसे वो किसी पोर्ट्रेट के लिए पोज दे रही हो या पेंट करने वाली हो। मुझे इसे पढ़ने की इजाजत देने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने उसकी डायरी निकालकर अपने सामने रख दी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशनुदी है कि आपने मुझे इतनी जाती चीज सौंपी। मैं मुस्कुराया ताकि एक खाली जज्बे को भर सकूं। अलीशिया के तासर सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त थे। मैंने सोचा कि क्या वो मुझे डायरी देने पर पशेमान है, या उसने खुद को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करने पर शर्मिंदगी का एहसास महसूस किया। मैंने एक दफा कहा, फिर आगे बढ़ा। डायरी अचानक खत्म हो जाती है, जिसका कोई ना कोई नतीजा आखिर तक यकीनी था। मैंने डायरी के बाकी खाली सफ़ात को पलट कर देखा। ये डायरी हमारी थेरेपी की तरह है, नामुकम्मल, अधूरी। अलीशिया नहीं बोली, उसने बस घूर कर देखा। मैं नहीं जानता कि मैं क्या तवक्का कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने फर्ज किया था कि मुझे डायरी मिलने से किसी किस्म की तब्दीली का इशारा मिला है, जिसमें कोई दरख्वास्त, कोई शुरुआत या किसी मुकाम पर पहुंचने की नुमाइंदगी शामिल थी। लेकिन मैं यहाँ उसी मोड़ पर वापस हूँ, एक नाकाबिले तस्खीर दीवार का सामना कर रहा था। आप जानती हैं, मुझे उम्मीद थी कि इन सफ़ात के जरिए मुझसे बिला वास्ता बात करने के बाद आप एक कदम आगे बढ़ेंगी और मुझसे जाती तौर पर बात करेंगी। अलीशा ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि आपने ये मुझे इसलिए दी थी क्योंकि मुझसे बात करना चाहती थी, और आपने राब्ता भी किया। इसको पढ़कर मुझे आपके बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। आप कितनी तन्हा, अलग थलग और खौफजदा थी, और आपकी सूरत हाल, जितनी मैं समझ पाया था, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। मिसाल के तौर पर डॉक्टर वेस्ट के साथ आपका ताल्लुक। मैंने क्रिश्चियन का नाम लेते ही उसकी तरफ देखा। मैंने एक किस्म का रद्द अमल की उम्मीद की थी। वो आंखें तंग करेगी, जबड़े पर जोर डालेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, आंख भी नहीं झपकाई। मुझे नहीं मालूम था कि आप ग्रोह में दाखिल होने से पहले क्रिश्चियन वेस्ट को जानती हैं। उसने तुमको कई सालों तक निजी तौर पर देखा। तुमने वाजिया तौर पर अपनी आमद के चंद माह बाद उसे पहचाना होगा, जब वो पहली बार यहाँ काम करने आया था। जब उसने आपको पहचानने से इनकार किया होगा तो आपको अजीब लगा होगा, और शायद काफी परेशान कन भी। मैं समझ सकता हूँ। ये मैंने सवाल के तौर पर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्रिश्चियन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलीशा ने दूर देखा, बेजार, मायूस, जैसे मैंने कोई मौका गवा दिया हो और किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा हूँ। वो मुझसे किस चीज की तवक्का कर रही थी, जिसकी फराहमी में मैं नाकाम रहा। हाँ, अभी तक मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। कुछ और भी है। डायरी कुछ सवाल उठाती है, ऐसे सवाल जिनके जवाबात की जरूरत है।
कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती, वो मेरे पास दीगर ज़राए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक नहीं है। अब जबकि आपने मुझे इसे पढ़ने की इजाज़त दी है, तो मैं मज़ीद तहकीक का पाबंद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझेंगी। मैंने अलीशा की डायरी वापस दी। उसने उसे लिया और उस पर अपनी उंगलियां रख दी। हमें एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखते रहे। मैं आपके साथ हूँ अलीशिया, मैंने आखिरकार कहा। आप ये जानती हो ना? वो कुछ न बोली, मगर मैंने उसे हाँ के तौर पर लिया। 5वां बाब। कैथी लापरवाह हो रही थी। ये नागुजीर था। मुझे लगता है इतने अरसे में बेवफा होने के साथ साथ वो सुस्त भी होने लगी थी। जब मैं घर वापस आया तो वो कहीं जा रही थी। मैं चहलकदमी के लिए जा रही हूँ, उसने अपने स्नीकर्स को खींचते हुए कहा। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। क्या मैं भी कुछ एक्सरसाइज कर सकता हूँ? मुझे कंपनी दोगी? नहीं, मुझे अपनी लाइन पर अमल करने की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। नहीं, कैथी ने सर हिलाया। ये मुझे अकेले आसान लगता है। मैं इस अमल को दोहराती रहती हूँ। इसके लिए मैं अपना सर पकड़ कर नहीं बैठ सकती। तुम जानते हो ना, मैं पार्क के इर्द गिर्द चलती रहती हूँ, प्रैक्टिस को बुलंद आवाज में दोहराती हूँ। इस वक्त मेरी शक्ल देखने जैसी होती है। मुझे हार मानना पड़ी। कैथी ने यह सब मुझे पूरे खुलूस के साथ मुसलसल आंख के राब्ता बरकरार रखते हुए कहा। वो एक काबिले जिक्र अदाकारा थी। मेरी अदाकारी में भी बेहतरी आ रही थी। मैंने उसे एक गर्म और खुली मुस्कुराहट दी। चलो तुम मजे से एक्सरसाइज करो। उसके फ्लैट से निकलने के बाद मैंने उसका पीछा किया। मैंने मोहतात फासला रखा, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसा कि मैंने कहा, वो लापरवाह हो रही थी। वो पार्क के दाखिली दरवाजे तक तकरीबन 5 मिनट तक चलती रही। जब वो दरवाजे के करीब पहुंची तो साए से एक आदमी नमूदार हुआ। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। उसके बाल सयाह और वो मुझसे लंबा था। वो उसके पास गई और उसने उसे करीब किया। वो उसे चूमने लगी। कैथी ने अपने आप को उसके हवाले किया और उसे भूखों की तरह चूमने लगी। ये अजीब था। कम से कम ये कहना कि उसको किसी गैर आदमी ने बाहों में पकड़ रखा था। फिर उसके हाथ कैथी के कपड़ों के अंदर छातियों को छूने लगे। मैं जानता था कि मुझे छुपना चाहिए। मैं बेनकाब और साफ नजरों में था। अगर कैथी ने मुड़कर देखा तो वो मुझे जरूर देख लेगी, लेकिन मैं हरकत नहीं कर सका और मेड्यूसा को देखते हुए मैं पत्थर बन गया। आखिरकार इन्होंने चूमना बंद किया और बाहों में बाहें डाले पार्क में चलते गए। मैं उनके पीछे चला गया। मैं होशो हवास खो बैठा था। पीछे से, दूर से वो आदमी मुझसे मुख्तलिफ नहीं लग रहा था। चंद सेकंड के लिए मैं एक उलझन का शिकार हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद को कैथी के साथ पार्क में चलता देख रहा हूँ। कैथी उस आदमी को दरख्तों से भरे हिस्से की तरफ ले गई। वो उसके पीछे बैठा था। वो गायब हो गए। मैंने अपने पेट में खौफ का एक बीमार एहसास महसूस किया। मेरी सांसें गहरी, सुस्त और भारी हो गई। मेरे जिस्म का हर हिस्सा मुझे कह रहा था कि जाओ, भागो, भागो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उनके पीछे जंगल में चला गया। मैंने हर मुमकिन हद तक हल्का सा शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन टहनियां मेरे पैरों के नीचे टूटती और शाखें मुझ पर पंजादार बन गई। मैं इन्हें कहीं नहीं देख सकता था और दरख्त इतने घने और बड़े हो गए थे कि मैं अपने आगे सिर्फ चंद फुट ही देख सकता था। मैं रुक गया और सुनता रहा। मैंने दरख्तों में सरसराहट सुनी, लेकिन ये हवा भी हो सकती थी। फिर मैंने कुछ गैर मुतजलजल सुना, एक धीमी आवाज। मैं एकदम पहचान गया। कैथी करा रही थी। मैंने करीब जाने की कोशिश की, लेकिन शाखों ने मुझे जकड़ लिया और मैं जाले में मक्खी की तरह काबू में आ गया। मैं वहां धीमी रोशनी में खड़ा टहनियों और जमीन की तेज बू में सांस ले रहा था। मैंने कैथी को कराते हुए सुना, जैसे वो इससे जनसी ताल्लुक कायम कर रही हो। वो भी जानवरों की तरह करा रहा था। मैं नफरत से जल गया। ये शख्स न जाने कहां से आकर मेरी जिंदगी पर हमलावर हो रहा था। उसने दुनिया की वो चीज चोरी की, उसे बहकाया और बिगाड़ दिया जो मेरे लिए सबसे कीमती थी। ये सब शैतानी था, किसी गैबी ताकत की तरह। शायद वो बिल्कुल भी इंसान नहीं था, लेकिन किसी बददिल देवता के आलाकार था जो मुझे सजा देने का इरादा रखता था। क्या खुदा मुझे सजा दे रहा था? क्यों? मोहब्बत करने के सिवा मेरा कसूर क्या था? क्या मेरा यह कसूर था कि मैंने बहुत गहराई से प्यार किया, बहुत ज्यादा? क्या ये शख्स उससे प्यार करता था?
मुझे उस पर शक था। इस तरह तो नहीं जिस तरह मैं उससे प्यार करता था। वो सिर्फ उसके जिस्म का इस्तेमाल कर रहा था, वो मेरी तरह उसकी देखभाल नहीं करता था। मैं कैथी के लिए मर सकता था, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने अपने बाप के बारे में सोचा। मुझे मालूम था कि वो इस सूरत हाल में क्या कर सकता था। वो आदमी को कत्ल कर देता। आदमी बनो। मैं अपने वालिद को चीखते हुए सुन सकता था, सख्त बनो। क्या मुझे यही करना चाहिए था? उसे मार दूं? इस बात का कायल बन जाऊं? या इस मुसीबत से निकलने का एक और तरीका था, कैथी से समझौता कर कर इसे और खुद को आजाद कर दूं। एक बार जब उसे इस नुकसान का गम होगा तो वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। उसके लिए वो आदमी सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। वो उसे आसानी से भूल जाएगी और हम पहले की तरह आगे बढ़ जाएंगे। और मैं अब ये कर सकता हूँ, यहाँ पार्क में। मैं उसे तालाब में घसीटता उसका सर पानी में डुबो सकता हूँ। मैं उसे वहीं जोर से पकड़ सकता हूँ जब तक कि उसका जिस्म तड़प कर मेरी बाहों में दम न तोड़ दे। या मैं ट्यूब पर सवार होकर उसके घर जा सकता हूँ, प्लेटफॉर्म पर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो सकता हूँ और एक तेज धक्के से उसे आने वाली ट्रेन की पटरी पर फेंक सकता हूँ। या किसी सुनसान गली में उसके पीछे जाकर ईंट पकड़कर उसके दिमाग को बाहर निकाल सकता हूँ। नहीं कर सकता। कैथी की आहें अचानक तेज हो गईं और मैंने उसकी कराहों को पहचान लिया, जो इस वक्त अरूज पर थी। फिर एक खामोशी छा गई। एक हल्के से कहके ने मुझे रोक दिया, जैसे मैं अच्छी तरह जानता था। मैं टूटी हुई टहनियों पर इनके कदमों की आवाजें सुन सकता था। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर इर्द गिर्द शाखों को तोड़कर हाथ खुजाते हुए दरख्तों से बाहर निकल गया। जब मैं वहां से बाहर निकला तो मेरी आंखें आंसुओं से नम अंधी थी। मैंने इन्हें अपनी जख्मी मुट्ठी से साफ किया। मैं भागता गया, कहीं नहीं जा रहा था। मैं दीवाने की तरह यहाँ वहां भागता रहा।